नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ज्योग्राफी ऑप्शनल की पूरी तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लाया है आपके लिए बिल्कुल फ्री कोर्स। उसी कड़ी में हम लोग सबसे पहले करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे जाएंगे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस यानी कि यूपीपीएससी और बीपीएससी के। तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे पिछले 5-6 सालों के और पूरा ट्रेंड एनालाइज करेंगे कि कैसे कैसे सिलेबस को पढ़ना है यहाँ पे, और फिर पूरा कोर्स करेंगे। उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक सारी दे दी गई है आपको। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और प्लस अपना फीडबैक कमेंट सजेशन जरूर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुशीर खान स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंस डिस्कशन सीरीज़ में। अपने इस वीडियो सीरीज़ में हम यूपीएससी, यूपीपीएससी और बीपीएससी की ज्योग्राफी के ऑप्शनल प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करेंगे और उनके ट्रेंड्स को हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस हमसे लगातार पूछे जा रहे हैं और क्या उनके बेस्ट आंसर्स हो सकते हैं, कैसे हम एक अच्छा आंसर लिखें, किन बिंदुओं पर हमें बात करनी है, किन बिंदुओं पर हमें बात नहीं करनी चाहिए। इन सारे टॉपिक्स को हम अपने इस वीडियो सीरीज़ में देखेंगे। ये हमारे इस सीरीज़ का सबसे पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है, जहां पर मैं आपसे बात करूंगा कि जो हमारी ये वीडियो सीरीज़ है इसको आप कैसे देखें, कैसे आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और कैसे आप अपना अगर ज्योग्राफी का ऑप्शनल प्रीवियस पेपर है तो उसको चूज़ करें और कैसे आप उसको तैयार करें कि आपका मेंस एग्ज़ाम में जो ऑप्शनल पेपर है वो एक अच्छा स्कोरिंग मार्क्स आपको अचीव करके दे। तो इन सारे बिंदुओं पर हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। तो जो ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरा आपसे ये कहना है कि ये जो वीडियो है ये दोनों ही लैंग्वेजेस के लिए, यानी कि बाइलिंगुअल है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। यानी कि अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो भी आप इसको कंटिन्यू देखें और इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो भी आप इसको ज़रूर देखें। और साथ ही साथ जो ट्रिक्स और टैक्स की बात मैंने इसमें की है उसको आप ज़रूर अडॉप्ट करें अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। आप उसको ज़रूर इनपुट में लेके आएँ, अपनी आप एक ऐसी जिसे कहा जाए आदत बनाएं कि उस आदत में यह सारे बिंदु इंक्लूड हों और उस आंसर को जिसको आप लिखते हैं एक अच्छा आंसर बना के रिप्रेजेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना एक वीडियो। सबसे पहले जो हमारा ये वीडियो है इसका एक मेन मोटो की बात अगर करूं तो देखिए, हाउ टू राइट बेटर आंसर इन मेंस। यानी कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम एक अच्छा आंसर मेंस एग्ज़ाम में कैसे लिख सकते हैं। तो एक मेंस का आंसर लिखने के लिए आपको 1 दिन या 2 दिन या 5 दिन की प्रिपरेशन नहीं चाहिए होती है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जहाँ पर आप अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर हायर लेवल की एजुकेशन तक का इनपुट आपको अपने इस आंसर में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो आपकी ये पर्सनालिटी है, जो आपका माइंड का थॉट है, जो आपके विज़न है, जब आप अपना एक आंसर लिखेंगे तो उसमें ये सारी बातें कहीं ना कहीं दर्शाई या फिर ये हमें देखने को मिल जाएंगी कि जो आपका पर्सनालिटी है वो कैसी है। तो ये मेंस एग्ज़ाम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जो आपका वे ऑफ राइटिंग है। तो अगर आप इस वे ऑफ राइटिंग को अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट करें तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी के रूप में आपको चुना जाएगा और आपके आंसर्स को भी एक अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने देखा है कि वो कंटिन्यूसली 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स मेंस एग्ज़ाम्स लगातार लिख रहे हैं लेकिन उनका मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं कोई समस्याएं हैं। तो उन्हीं बिंदुओं पर अपने इस सबसे पहले वीडियो में मैंने यही बातों पे डिस्कस किया है कि आप किन किन बिंदुओं का ध्यान रखें और किन किन चीज़ों को आप बिल्कुल ना अपनाएं। तो एक अच्छा आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखें, सबसे पहला बिंदु क्लियरिटी, यानी कि स्पष्टता। जो भी आप आंसर लिखें उसमें आपका जो विज़न है, जो आपका दृष्टिकोण है वो स्पष्ट दिखना चाहिए। हैंड राइटिंग
बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कर्सिव यूज़ करते हैं, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस का यूज़ कर मतलब लिखते तो वो हिंदी या इंग्लिश ही हैं, पर डेफिनेटली वो कुछ और ही लैंग्वेजेस देखने में लगती हैं। तो कोशिश करिए कि जो अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करें आप, तो उसमें भी एक क्लियरिटी लेके आएँ। तो जितनी ज़्यादा क्लियरिटी होगी तो जो एग्ज़ामिनर है उसको पढ़ने में आसानी होगी, और डेफिनेटली जो आपका क्वेश्चन का आंसर है उसको वो अच्छे से समझ भी सकेगा, और उसी के अकॉर्डिंग फिर वो मार्क्स भी आपको दे सकता है। सेकंड की बात करें अगर, एक्यूरेसी, यानी कि जो हमारा बिंदु है, जिस बिंदु पे क्वेश्चन किया गया है उस बिंदु पे ही हमें रहना है, हमें उसके भटकाव देखने को नहीं मिलने चाहिए। यानी कि जो हमारा आंसर है वो बिंदु के ही आसपास हो, बिल्कुल भी उसमें भटकाव ना हो कि जो एग्ज़ामिनर रीड कर रहा है तो उसको थोड़ा चीज़ों को मिलाना पड़े। कुछ ऐसा हमें देखने को बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लगेगा, और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। सेकंड की बात अगर मैं करता हूँ, वर्ड्स, चाहे आप हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, आपकी वोकैबलरी एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, सरल शब्द भी होने चाहिए, और उचित शब्द यानी कि रीजनेबल वर्ड्स, और मैं ये कह सकता हूँ कि अप्रोप्रिएट वर्ड्स का ही यूज़ होना चाहिए आंसर में। सही वर्ड सही जगह होना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने अव्यवस्थित मैनर से कुछ आपने अपनी इस आंसर को लिखा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उनको लगा यहाँ तक तो स्टार्ट अच्छा हुआ, फिर बीच में वो कुछ बिंदु भूल गए, तो वो उसको फाइनली फिर ऐड कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। अपने जब कभी भी आप आंसर लिखते हैं तो उसको 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट फ्रेम करने के लिए दिए कि आप कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे आप उसका इंट्रोडक्शन देंगे, कैसे आप उसको ब्रीफ करेंगे, कहाँ पर उदाहरण देंगे, और कैसे आप उसको कंक्लूड करेंगे। जो ये एक सिस्टम देखने को मिल रहा है, यानी कि व्यवस्थित रूप देखने को मिल रहा है आंसर में, वो करिए। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि जो अव्यवस्थित है यानी कि इन अप्रोप्रिएशन है वो आपके आंसर में देखने को मिले। तो ये चीज़ दर्शाएगा कि जो आपकी पर्सनैलिटी है वो डेफिनेटली एक व्यवस्थित नहीं है। तो तीसरे बिंदु पे अगर हम देखें तो जो तीसरा बिंदु हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु, अट्रैक्टिवनेस यानी कि आकर्षक। तो अगर हम अट्रैक्टिव की बात करें, आकर्षक की बात करें, तो देखिए अपने हम आंसर में जो भी पूछा गया है बिंदु, उसके अगर हमें स्पष्ट उदाहरण पता है तो हमें उसके उदाहरण देने चाहिए। साथ ही साथ अगर कुछ ऐसा टॉपिक है जिसकी हम इमेज बनाकर और क्लियरिटी दे सकते हैं तो उसको हम इमेजेस भी दें। इमेजेस में लाल, काला, पीला, नीला ऐसे क्रेयॉन्स का यूज़ ना करें, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और हमें लिखना ज़्यादा है। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जो हमारे अपने पेन हैं हम उसी से ही ड्रॉ करें, बस क्लियरिटी हो इमेज में, सामने वाला जो एग्ज़ामिनर है वो उसको देखकर समझ सके कि आपको अपने विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान है। तो इमेजेस को आप इंसर्ट करिए। तो इमेजेस में ये है कि जो आपकी स्पेस आपको मिल रही है आंसर बुकलेट में, उसकी भी यूटिलिटी हो जाएगी, और साथ ही साथ जो आपका टॉपिक है उसको भी एक मैसेज जाएगा एग्ज़ामिनर को कि हाँ, आपको टॉपिक के बारे में भली भांति ज्ञान है। उदाहरण अगर किसी टोपोग्राफिक प्लेस से दिया गया है, किसी भी डेटा से दिया हुआ है, तो आप उसको दें, और साथ ही साथ उसको सर्टिफाई करें, यानी कि आप उसको प्रूव भी करें कि हाँ, ये चीज़ आपने इस रिपोर्ट में यहाँ पर ऐसे पढ़ी थी। तो एग्जाम्पल्स भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो ये जो मेरे सबसे 3 बिंदु हैं, तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप अपने इन 3 बिंदुओं को ज़रूर आंसर को लिखते समय फॉलो करें, क्योंकि जब आप मेंस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करते हैं उसमें कुछ समय चाहिए होता है। तो जब आप अपने आप को प्रैक्टिस कराएंगे तो डेफिनेटली ये सारे बिंदु उसमें एक हैबिट बन के सामने आएंगे, और जब हैबिट बनेगी आपकी, तभी आप अपने जब एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो उसको अच्छे से लिख पाएंगे। अन्यथा कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गलत होंगी, और गलत हो जाने पर डेफिनेटली आपको आपके मार्क्स में सफ़र करना पड़ेगा। तो इन बिंदुओं का ज़रूर ध्यान रखें, उन्हीं के संदर्भ में आप बात करें जहाँ पर आपसे जैसे सवाल पूछे गए हैं। अनुचित चीज़ों का बिल्कुल भी उपयोग अपने उत्तर में ना करें।
जो पर्सनालिटी है वो क्लियर होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जटिलता हमें आंसर में देखने को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये कुछ हमारे ऐसे बिंदु थे जिनको हम अपने माइंड में रखते हुए आंसर दे सकते हैं और एक अच्छा आंसर डेफिनेटली वो बन के सामने आएगा। अब अगर हम बात करें कि जैसे कि कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं, अब अगर हम देखें जैसे जो हमारे क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चन का जो हमें आंसर लिखना है वो हम कैसे लिखना शुरू करेंगे और कैसे उसको एंड करेंगे। तो देखिए जो हमारा आंसर लेआउट है, इस आंसर लेआउट में सबसे पहले हमें कुछ इंट्रोडक्शन यानी कि कुछ हम उनकी शुरुआती बिंदुओं पे जिस पे सवाल हमसे पूछा गया है उनके बारे में विवरण दें। फिर उसका हम संक्षिप्त विवरण दें यानी कि कुछ डिस्क्रिप्शन देना शुरू करें जहाँ से हमें एग्जैक्टली जो हमारे टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें। तो इंट्रोडक्शन से चलेंगे, फिर डिस्क्रिप्शन पे आएंगे, डिस्क्रिप्शन में हम उनके बिंदुओं पर बात करेंगे। जब हम एंड की तरफ जाएंगे तो हमारे पास अगर कोई एग्जाम्पल है, जैसे कि हम कोई करंट के संदर्भ में अगर सवाल है तो हम उसमें वहाँ पर इनपुट दे सकते हैं और साथ ही साथ उस करंट से जुड़ी और चीज़ें हमें जो मिलती हैं हम उसे यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। कोई डेटा है, कोई रिपोर्ट्स हैं, हम उसको यहाँ पर इनपुट दे सकते हैं। तो एक इंट्रोडक्शन सबसे पहले जहाँ पर हमें अपने बिंदु से जुड़ा हुआ कुछ मुख्य बातों की बात करते हुए उनका संक्षिप्त विवरण, फिर हम कुछ करंट की बात करेंगे, डेटा रिपोर्ट्स हम उसमें इनपुट डालेंगे और फाइनली कंक्लूड करेंगे। अब देखिए कंक्लूज़न यानी कि निष्कर्ष। अगर हम निष्कर्ष को देखें तो ये निष्कर्ष जैसे किसी बुराई की तरफ है तो डेफिनेटली हमें उस पर एकदम क्लियर निष्कर्ष देना चाहिए कि हाँ ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि पेड़ों का काटना है तो ये एक ऐसी बुराई है जिसको हमेशा आप कहीं पर भी कहेंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ कहेगा हाँ बिल्कुल सही बात है कि पेड़ नहीं काटने चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे भी सवाल होते हैं यूपीएससी में जहाँ पर आप अगर स्पष्ट बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक पूरे पक्ष से आपको विरोधाभास देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपने आंसर्स में डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति कहीं ना कहीं दिखानी होगी। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो एक आंसर कैसे आप शुरू करेंगे, फिर डिस्क्राइब करेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स और करंट और फिर डेटा रिपोर्ट्स के साथ और फाइनली आप उसको कंक्लूड कर देंगे। तो ऐसे आप अपने क्वेश्चन का आंसर का एक मैनर बनाइए और इसी के अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो करिए या फिर लिखने के ट्रेंड को या हैबिट को डेवलप करिए। तो ये मेरा सेकंड था एक इंट्रोडक्टरी वीडियो का कि कैसे हम अपना आंसर लिखेंगे। और थर्ड की बात करें अगर, यानी कि जो हमारा कोई भी क्वेश्चन है तो जो वो स्टार्ट होगा तो वो किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे कि हाउ, जैसे कि वाई, क्यों, कैसे, कब, कुछ इस संदर्भ में। लेकिन हमें जो मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वहाँ पर इन वर्ड्स का यूज़ नहीं मिलता है, वहाँ पर यूज़ होता है कुछ ऐसे वर्ड्स का। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग के साथ हिंदी में बताता चलूँगा कि कहाँ पर कौन से वर्ड से आप अगर क्वेश्चन में कहीं पर देखते हैं कि जो क्वेश्चन में वर्ड है तो आप कैसे उसका आंसर लिखेंगे। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ पर वो आपसे उसके निगेटिव या फिर कुछ विपक्ष की बात पूछ रहा हो और आप उसको सिर्फ पक्ष की ही बात देते चले जाएं। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखा जाएगा और आपको रखा जाना चाहिए, जिससे कि जो आपका आंसर है वो डेफिनेटली एक अच्छा आंसर बन के सामने आए। तो हमें एक एक वर्ड का अच्छा सा मीनिंग पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर क्या करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इवैल्यूएशन, तो देखिए ये जो सारे वर्ड्स हैं ये दिए तो मैंने इंग्लिश में हैं, पर इसका मीनिंग मैं हिंदी में बताऊँगा ताकि जो हिंदी के वर्ड्स हैं या हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इन सारे वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज से और आसान कैसे समझें। तो इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो देखिए क्रिटिकल इवैल्यूएशन की बात करें, रिव्यू की बात करें, तो हिंदी में अगर क्वेश्चन कभी भी इसके संदर्भ में पूछा जाएगा या फिर क्वेश्चन में ऐसे वर्ड आएंगे तो वहाँ पर एक नाम आएगा मूल्यांकन। मूल्यांकन का सीधा सीधा एक ही मतलब है कि जहाँ पर आपको अपने
पूछे गए विषय के पक्ष और विपक्ष के सारे बिंदुओं के महत्व को आपको मापना है, मतलब मेज़र करना है कि हाँ इसमें ये सारी बातें अच्छी हैं, ये सारी बातें ख़राब हैं। और ये कुल मूल मतलब उस विषय का, जैसे कि कोई एक विषय है उसमें किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू का कितनी वैल्यू है, किसी भी एक फैक्टर की कितनी वैल्यू, कितना इम्पॉर्टेंट है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ देनी होगी, इवैल्यूएशन में। फिर अगर हम बात करें एक्सप्लेन की, तो देखिए एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना, स्पष्ट करना, कारण बताना, समझाना। तो कभी भी आप अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसमें एक्सप्लेन लिखा हो या व्याख्या करना लिखा हो, तो वहाँ पर बिंदुओं का आप स्पष्ट रूप से विश्लेषण करें। जैसे कि कोई एक बिंदु है, उस कोई भी एक फैक्टर है, जैसे कि अगर हमसे ये पूछा गया प्रोजेक्ट टाइगर, तो उसके प्रोजेक्ट टाइगर के सारे बिंदुओं को हम यहाँ पर चर्चा करते चले जाएंगे। कैसे चलाया गया, क्यों चलाया गया, कब चलाया गया, किस उद्देश्य से चलाया गया, सफल हुआ नहीं हुआ, तो इन सारी बातों को हम अपने एक्सप्लेनेशन में देते चले जाएंगे। एलुसिडेट की बात करें अगर, तो इसका मतलब होता है स्पष्ट और व्याख्या करना, यानी कि प्रश्न में उल्लिखित कथन या विचार का सरलीकरण या सरलीकृत विश्लेषण करने को ही संभवतः कठिन या दुर्बोध की बात करें अगर, जैसे कि कोई अगर हमारा टॉपिक है, कोई कठिन है, कोई स्टेटमेंट है कठिन है, कोई परिस्थिति है कठिन है, उसको सरल शब्दों में लिखना। फिर अगर हम बात करें एग्जामिन, देखिए एग्जामिन की बात करें तो विवेचना करना, आलोचनात्मक परीक्षण करना। तो जैसे कि कोई बिंदु है या मुद्दा है जिसके पक्ष और विपक्ष दोनों का स्पष्टीकरण ज़रूरी है हमेशा इस प्रकार के सवालों में। फिर अगर हम देखें तो जो अंतिम निष्कर्ष हो वो साक्ष्यों द्वारा समर्थित हो, यानी कि जो हमारा फाइनल कंक्लूज़न हो उसे हम अपने जो एविडेंसेस हैं उससे प्रूफ करें कि हाँ डेफिनेटली ये गलत हुआ है और ये गलत नहीं हुआ है। तो ऐसे हमें व्याख्या करनी होगी। अगर हम फिर बात करें हाईलाइट यानी कि प्रकाश डालना, तो प्रकाश डालने के संदर्भ में मैं आपसे ये कहूँगा कि जो क्वेश्चंस हैं उनके आपको मुख्य मुख्य बिंदुओं पर बताते हुए, बात करते हुए आगे चलते चले जाना है। तो ये हमारे हाइलाइट्स की बात होंगी, जैसे कि कोई सागरमाला कार्यक्रम चलाया गया, कोई गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स हैं, तो इस संदर्भ में जो उसकी मुख्य मुख्य बातें, कहाँ से चलाया गया है, कहाँ तक जोड़ा गया है, कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी, कौन सी नहीं होंगी, तो ये सारी बातें आप बताएंगे अपने हाइलाइट्स में। फिर अगर मैं बात करूँ तो इंटरप्रेट, देखिए इंटरप्रेट का अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज से बात करूँ तो देखिए हमेशा एक इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। इंटरप्रेटर इन द सेंस ये कह सकते हैं कि एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित करने वाला। तो जैसे कि इंग्लिश पर्सन है, उसे इंग्लिश आती है, उसे स्पेनिश आती है, तो एक कोई तीसरा बंदा है जिसे हिंदी आती है और इंग्लिश आती है, तो वो क्या करेगा, जो स्पेनिश पर्सन है उससे वो इंग्लिश में बात करेगा और जो हिंदी वाला पर्सन है उससे हिंदी में बात करेगा और दोनों को अपनी अपनी बातों को समझाएगा। तो ऐसे ही इंटरप्रेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तथ्यों का विवरण भी हमें देना है, साथ ही साथ विश्लेषण देना है और किस प्रकार का उपयोग करते हैं, धारणा है, उन पर हम सारी की सारी व्याख्याओं को देंगे। फिर युक्ति संगत तर्क होने चाहिए, दृष्टिकोण जो है वो हमें ये कहा जाएगा कि इस प्रकार के जो कोई भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि जो विज़न है उसमें क्या वेरिएशंस हैं वो हमें देखने को मिलेंगी या फिर हमें वो बताना होंगी। तो ये कुछ इंटरप्रेट के संबंध में। फिर अगर हम देखें तो इलस्ट्रेट, तो देखिए इलस्ट्रेट हमेशा जब कभी भी होगा तो उदाहरण देना, यानी कि जो चीज़ है जिसके संदर्भ में सवाल किया गया है हमें सबसे पहले उसकी संदर्भ की बात बतानी होगी। जैसे कि अगर हमसे कहा गया भारत में वलित पर्वत, तो देखिए भारत में वलित पर्वत का सबसे बड़ा उदाहरण हिमालय, तो हम हिमालय पर बात करेंगे, जो डेटा है हम उसका इनपुट करेंगे अपने क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इलस्ट्रेट वर्ड या फिर इलस्ट्रेट वर्ड के बदले में हम अपने आंसर को ऐसे लिखेंगे। तो ये कुछ हमारे वर्ड्स थे। अब अगर हम नेक्स्ट देखें
तो जो हमारे पास कुछ और ऐसे वर्ड्स हैं जो हमसे पूछे गए हैं या फिर हमने क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं, तो मेरा आपसे ये कहना है कि जैसे जैसे मैंने आपको ये वर्ड्स बताए हैं, कुछ एक छोटी सी स्ट्रेटजी बताई है आंसर को लिखने के लिए, तो पहले आप इस इंट्रोडक्टरी वीडियो को अपने नोट्स में आप कहीं पर ये रिकॉर्ड मेंटेन करें, जहाँ पर आपको एक एक वर्ड के बारे में पता चलेगा कि कहाँ पर आपको किस वर्ड के बदले में क्या लिखना है। स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया, क्लियरिटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिवनेस होनी चाहिए, आकर्षण होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए आंसर। और फिर ये कुछ वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स को हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए, यानी कि ये एक तरीके के की पॉइंट्स हैं जो हमसे मेंस के क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं और इसी आधार पर हम उनको आंसर करेंगे। तो अगर मैं बात करूं आउटलाइन, तो देखिए आउटलाइन का मतलब होता है रूपरेखा देना। तो जो रूपरेखा देना है, तो इसका मतलब जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं आप उनके संदर्भ में यहाँ पर बातें बताइए। फिर अगर हम देखें पॉइंट आउटलाइन के बाद पॉइंट आउट, देखिए पॉइंट आउट यानी कि आवाज़ उठाना, उजागर करना, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं किसी भी एक कार्यक्रम के, उसको आप रेखांकित करें और उनकी सारी बातें आप बताएं। तो ये कुछ हमारा उद्देश्य होगा पॉइंट आउट से जुड़ा। फिर अगर हम बात करें रीजंस, देखिए रीजंस का मतलब है तर्क या कारण बताना। कोई भी घटना है घटी तो क्यों घटी, आप उसके बारे में बताएं। नहीं घटी तो फिर वहाँ पर वो सवाल में ही नहीं होगा। तो कोई भी ऐसी परिघटना है जो होती है उसके आपको क्या बताने हैं, कारण देने हैं। तो ये हमें सबसे पहले हमारे रीजंस के संबंध में। फिर अगर हम बात करें रोल्स के, यानी कि भूमिका का, अब अगर देखें जो हमारे भारत में नदी तंत्र है, इसका हमारी अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, क्या रोल है। तो अगर हम इसकी भूमिका को बताएं तो नदी तंत्र हमारे भारत में कितना महत्वपूर्ण है, तो हमें वो सारी बातों पर प्रकाश डालना है जो हमारी नदी तंत्र के संबंध में अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस, तो देखिए इम्पोर्टेंस और रोल और सिग्निफिकेंस यानी कि सार्थकता यानी कि महत्व, तो हमारे हिंद महासागर का क्या महत्व है हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो ये जो इम्पोर्टेंस है किसी भी एक चीज़ की, तो आपको उसके बारे में क्या होगा, सिर्फ प्लस प्लस पॉइंट्स बताने। तो जब कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर आप अपनी सिर्फ प्लस की चीज़ों को बताते चले जाएंगे। फिर अगर हम देखें तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा नाम है मेंशन करना। अगर हम मेंशन की बात करें तो उल्लेख करना। तो यहाँ पर हमें जो भी बिंदु हैं उनके संबंध में जो भी बातें, मतलब जो कोई भी बिंदु पे हमें सवाल किया गया है उसका हमें क्या करना है, उल्लेख करना है, उसकी बातों को बताना है, उसको ब्रीफ करते चले जाना है। फिर अगर हम देखें तो मेंशन के बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आएगा टू व्हाट एक्सटेंट, यानी कि किस सीमा तक कोई भी कथन या कारण किस सीमा तक उचित हो सकता है, अनुचित हो सकता है, उपयुक्त हो सकता है, अनुपयुक्त हो सकता है, उसे बताना। तो ये हमारा टू व्हाट एक्सटेंट के संदर्भ में। तो ये हमारे पास कुछ एक ऐसी मेंस के संबंध में एक छोटे छोटे ट्रिक्स हैं और टैक्ट्स हैं जिनको आप अपना हमेशा अडॉप्ट करें आंसर को लिखने के लिए। तो जैसे कि मैं अगर अपनी सीरीज़ की बात करता हूँ, तो देखिए इस सीरीज़ में हमने अपने जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको मैंने डिस्क्राइब किया है, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पे बात की है, और जो हम अपना आंसर कैसे लिखेंगे तो उस आंसर को लिखने के लिए मैंने कुछ आपको ट्रिक्स बताई, टैक्ट्स बताई। तो जो भी मेरे इस वीडियो को देखने के बाद फर्दर आप सीरीज़ के क्वेश्चंस को देखें तो आप उन क्वेश्चंस को अपने पास लिखें, हिंदी मीडियम में लिखें, इंग्लिश मीडियम में लिखें, दोनों ही बाइलिंगुअल वीडियोस हैं मेरे पूरे। आप उसके आधार पर अपना आंसर लिखें, और जब आप आंसर लिखें तो आंसर को लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहले आप कुछ इन बिंदुओं का उपयोग करें जिनको मैंने स्पष्टता एक्सप्लेनेशन में अभी आपको बताया था। फिर जब आप इन बिंदुओं का उपयोग करेंगे तो जो मैंने वर्ड्स बताए हैं किस संदर्भ में आपको कैसे आंसर देना है या कैसे अपना उत्तर लिखना है उसके बारे में बताएं। तो इन बिंदुओं को आप हमेशा याद रखें। तो मैंने भी डिस्क्रिप्शन दिया है, डेटा के बारे में भी बात की है उन सारे वीडियोस में, कई सारी इन्फॉर्मेशंस हैं हर एक आंसर के पर्सपेक्टिव में। तो अगर आपने
कभी भी ऐसा मतलब मेरा कोई भी अपकमिंग वीडियो आप देखते हैं तो सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि पहले आप उसके डिस्क्रिप्शन को समझें, फिर आप अपना उस क्वेश्चन के आंसर को इन पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से लिखें, अपने वर्ड्स में लिखें। तो ये एक प्रैक्टिस भी देगा आपको और एक आपका जो ज्योग्राफी का ऑप्शनल का पेपर है, कैसे स्ट्रेटजी अपनानी है, उन सारे बिंदुओं पर भी आपको हेल्प करेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान रखिए। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स या सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो बाद में मतलब सब्सक्राइब करते हैं इस वीडियो को, वो जैसे नहीं देखते हैं और वो सीधे ही मेरे वीडियोस पे चले जाते हैं, तो मेरा आप सबसे एक ही कहना है कि पहले एक बार आप इंट्रोडक्टरी वीडियो को ज़रूर देखें, जहाँ पर आप कुछ चीज़ों को समझेंगे। और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आप अपनी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको मैं देखूँगा कि जो भी उसका मुझे फीडबैक लगेगा मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि अपकमिंग वीडियोज़ में उसको मैं अडॉप्ट करूँ। तो ये हमारा कुछ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जहाँ पर मैंने आपको कुछ वर्ड्स और कुछ ट्रिक्स और कुछ टैक्ट्स और स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताया कि कैसे आप अपने एक अच्छे आंसर की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसे ही स्ट्रेटजी को आप फॉलो करिए, आप डेफिनेटली देखेंगे कि आपको एक अच्छा स्कोर मिलेगा मेंस एग्ज़ाम के, मेंस ऑप्शनल के पेपर में। साथ ही साथ जो मेरा ये वीडियो है तो मेरा बस एक ही आपसे इंटेंशन है कि जैसे स्टूडेंट्स हैं तो उनके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये आ जाती हैं कि ऑप्शनल पेपर को वो चूज़ नहीं कर पाते हैं, तो कई सारी समस्याएं हैं। तो जो मैंने ये प्रीवियस ईयर की पेपर की पूरी सीरीज़ लेके आया हूँ, इस पूरी सीरीज़ में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑप्शनल पेपर को चूज़ करने के लिए, अगर वो ज्योग्राफी चुनते हैं बहुत अच्छा है, अगर किसी अदर सब्जेक्ट को भी चुनते हैं तो भी उनको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये था हमारा अपने इस सीरीज़ का सबसे पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो, जहाँ पर मैंने आपको कई सारी टिप्स और ट्रिक्स की बात की है। ओवरऑल हमारा, अगर आपको इस वीडियो के संदर्भ में कोई भी फीडबैक है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।